Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TET, PGT, LT ग्रेड इंग्लिश MCQs का पार्ट 21 डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, according to whom romanticism was revolution in the arts alongside the political, social and industrial revolutions of the age। तो आपको पहचानना है कि कौन रोमांटिसिज्म और रिवॉल्यूशन इससे संबंधित है। वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स और कॉलेज। तो रोमांटिसिज्म, रिवॉल्यूशनिज्म, पॉलिटिकल, सोशल, इस सभी क्षेत्र में वर्ड्सवर्थ को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शंस दिए हैं कुछ। द सेंटेंसेस इन indirect speech are listed below along with 4 alternatives. The direct indirect speech questions must be carefully studied and you must choose the response that communicate the same sentence in the reverse speech। देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में पूछा गया है, बनाना है आपको। लिखा है, द ऑफिसर सेड टू द इन्फॉर्मेंट, वेयर डिड यू लॉस द ट्रेल ऑफ योर क्वेरी। तो इंट्रोगेटिव है ये। देखिए, जब इंट्रोगेटिव होता है तो सेड टू को आस्क में बदलते हैं, और सेकंड पार्ट में है तो जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसी को कनेक्टिव वर्ड के रूप में, कंजंक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन सा सही बैठता है इसका करेक्ट आंसर। पहला, द ऑफिसर आस्क द इन्फॉर्मेंट, यहाँ तक सही है। वेदर, अब देखिए वेदर इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है, बस आगे नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड के रूप में दिए गए इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है जो सेकंड पार्ट होता है। द ऑफिसर इनक्वायर्ड ऑफ द इन्फॉर्मेंट वेयर ही हैड लॉस्ट द ट्रेल ऑफ हिज क्वेरी। अब देखिए, ये दिया है हमारा डिड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ये परफेक्ट में पहुंचना है, तो हैड लॉस्ट, लॉस्ट का लॉस्ट हो जाएगा। तो ये आपका सही लग रहा है। देखते हैं आगे भी देखते हैं। द ऑफिसर सेड, द सेड तो रहेगा नहीं, ये भी गलत है हमारा। द ऑफिसर टोल्ड भी नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। देखिए सभी फ्रेंड्स, सभी ऑप्शन को देखना है, ये नहीं कि फटाफट एक पढ़ा और आंसर मार दिया। जरा भी आगे पीछे हुआ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक देख सकते हैं। पहले फाइंड आउट करिए कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका 20 में पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन चेंज। तो इसमें देखिए नॉट करेक्ट पूछा है, इसका मतलब सभी पढ़ने आपको, जो सही नहीं है वो छांटना है, करेक्ट वाला नहीं जो सही नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं हम, फटाफट पढ़ा और करेक्ट वाले आंसर मार देते हैं, जिससे हमारा उत्तर खराब हो जाता है जानते हुए। तो इसमें 3 करेक्ट होंगे, 1 गलत होगा, इसका मतलब सभी हमें पढ़ना है, तभी हम गलत छांट पाएंगे। When changing a direct speech into an indirect speech, we remove the comma and the inverted commas that border the direct speech। ये तो सही है, कॉमा और कॉमा हटाए जाते हैं, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये सही है। सही नहीं छांटना, गलत निकालना हमें। If the reporting verb is in the future tense, we need to change the verb tenses of the direct speech to the same aspect in the past tense। अब देखा देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में दी जाती है या प्रेजेंट टेंस में दी जाती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन तो यही आंसर आपका माना जाएगा। लेकिन हम आगे भी पढ़ देते हैं, क्योंकि आपको रूल भी आने चाहिए फ्रेंड्स। अब रूल पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन रूल से पूछे जाते हैं। पहले केवल चेंजिंग आता था, अब कई साल से देख रहे हैं कि 2013 की भर्ती से खास तो देखने को मिला है कि उसमें रूल से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज्ड इवन व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट। ये बिल्कुल सही है, भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलते। मतलब हैड से मतलब है, अगर हैड दिया जाए
और वी थर्ड दी जाए तो आप नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये आपका रूल सही है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में दी जाती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा गलत है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन गलत था। तो फ्यूचर में दी जाती है तो चेंज नहीं होता, बल्कि ये कह रहा है कि चेंज होता है। तो इस तरह ऑप्शन हमारा नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना था, बी हमारा करेक्ट हो जाए। व्हाट इज द थीम ऑफ सोनेट 20? सोनेट 20 है शेक्सपियर की, उसकी थीम क्या है ये पूछा गया है। लव एंड सेपरेशन, एंजाइटी, सोशल इश्यूज, होमोसेक्सुअलिटी। तो राइट ऑप्शन आपने फाइंड आउट किया होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, होम सेक्सुअलिटी इसकी थीम है। फिर तुम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। आपको सही प्रिपोजिशन का चयन करना है। दिस इज इन कन्फर्मिटी द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉरपोरेशन फॉर अगेंस्ट अबाउट विद। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी बता दें कि प्रीपोजिशन से संबंधित हमारे इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपको बता दें। लगभग 5 सेंटेंस मान के चलिए, 4 से 5 सेंटेंस या क्वेश्चन हमेशा प्रीपोजिशन पर आधारित आते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, ये तो खैर मतलब टीचिंग से संबंधित अन्य एग्जाम में प्रिपरेशन पूछा जाता है, तो उससे संबंधित कई वीडियो पड़े हुए हैं, 10-15 वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें आसानी से आप देख सकते हैं कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा। कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, तो इसमें देखते हैं जो करेक्ट प्रिपोजिशन है कन्फर्मिटी के साथ विद आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विद। फाइंड द पार्ट दैट हैज ए ग्रामेटिकल एरर। देखिए ग्रामेटिकल एरर छांटना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं हमेशा। इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी, नो एरर। तो इसमें देखिए कौन सा एरर है, आपको फटाफट फाइंड आउट करना है ना। इफ आई वुड हैव स्पोकन, देखिए इफ वाले क्लॉज में वुड हैव नहीं यूज होता, ध्यान रखना। जो कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो ऑप्शन बनी हमारा गलत हो जाएगा। इसी में टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ये सही है, ही वुड हैव बीटन ये सही है। देखिए वुड हैव बीटन दूसरे पार्ट में वुड हैव बीटन आता है, इफ वाले में नहीं आएगा कभी भी, तो ध्यान रखिए। तो अगर इसे सही करने की बात करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर करेक्ट हम इसे देखेंगे, जो इफ क्लॉज होती है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट आता है। अगर देखिए इफ के साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर आई हैड स्पोकन होता तो सही हो जाता, क्योंकि दूसरी क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड आता है, ये दिया है, इसलिए पार्ट 1 में हमारी एरर है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड्स, चाहें तो हम इस पर वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेरी नहीं देते, इसलिए ज़्यादा हम अपनी इच्छा से करते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब क्वेरी नहीं करेंगे, जब तक नहीं पूछेंगे, तब तक हम भी अपने अनुसार ही वही बताएंगे, क्या फ़ायदा, क्या आपकी इच्छा है। चलिए, कोई फीस नहीं किसी प्रकार की। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर द डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। सेंटेंस दिया है, आवा वाज हैप्पी टू बी एबल टू हेल्प हर ग्रैंड मदर मेक द केक। इसका कंपाउंड बनाना आप, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस आपको नज़र लग रहा होगा, तो इसको बनाना आपको क्या बनाना है, कंपाउंड। कंपाउंड में दोनों क्लॉज क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग होता है, कंजंक्शन का। आवा वाज हैप्पी हेल्पिंग हर ग्रैंड मदर मेक द केक, तो ये तो वैसे भी क्या हो रहा है आपका, देखा जाए जो है ये भी सिंपल सेंस में है, तो ये ऑप्शन गलत होगा आपका।
आवा वाज हैप्पी एज शी वाज एबल टू हेल्प हर ग्रैंड मदर मेक द, तो इसमें एज का प्रयोग नहीं करना है, एज बिकॉज, ये भी हमारा बी ऑप्शन गलत होगा। आवा वाज हैप्पी सिंस शी वाज एबल टू हर, ये भी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है सिंपल सेंस में, इसका भी नहीं हम मानेंगे। आवा वाज हैप्पी फॉर शी वाज एबल टू हेल्प हर ग्रैंड मदर मेक द केक, यही है ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें दो इंडिपेंडेंट, देखिए कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अलग अलग, तब हम उसे पहचानते हैं। अगर बात करें इसमें, देखिए कह रहे हैं आवा वाज हैप्पी हेल्पिंग द ग्रैंड मदर मेक, तो इसमें कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात नहीं। आवा वाज हैप्पी एज सी, तो इसमें भी कोई शो नहीं हो रहा। अब लास्ट वाले की बात करें, आवा वाज हैप्पी फॉर, अब यहाँ से देखिए ये सब यहाँ है, आवा वाज हैप्पी खुश थी, क्यों खुश थी, क्योंकि शी वाज एबल टू हेल्प हर ग्रैंड मदर मेक द केक, तो दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट पूरा अर्थ निकल रहा है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये कंपाउंड का सेंस होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, देखिए इडियम फ्रेजेस से संबंधित ही हमने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं, देख सकते हैं आप। ऑन थिन आइस, इसका क्या मतलब है, नैरो पाथ, रिस्की सिचुएशन, टू बी साइलेंट, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है रिस्की सिचुएशन, ऑन दाइन आइस, थिन आइस मतलब दाइन है, THIN थिन, एक अनिश्चित जोखिम या भरी स्थिति में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, देखिए फिर दिया है, रूल्स बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, क्या आपका पूछा नॉट करेक्ट पूछा, फिर भी ध्यान रखना, करेक्ट नहीं पूछा नॉट करेक्ट, इसका विशेष ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ गलतियाँ बहुत होती हैं। इन इन्वर्टेड सेंटेंसेस द वर्ब प्रोसीड्स द सब्जेक्ट्स, इन्वर्टेड सेंटेंस होते हैं, इनमें क्या होता है, वर्ब क्या करती है, प्रोसीड सब्जेक्ट, जो हमारे इन्वर्स सेंस में होते हैं, तो सबसे पहले वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसका मतलब ये हमारी सही है। द वर्ब ऑफ ए सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वर्निंग एक्सप्रेशंस दैट फॉलो ए सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। द वर्ब ऑफ ए सब्जेक्ट चेंज बदलती है अकॉर्डिंग टू द इन्वर्जिंग एक्सप्रेशन दैट फॉलो ए सब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वैसे तो। When the subject of an adjective clause is a relative pronoun, the verb in the clause must agree with the antecedent of the relative pronoun, बिल्कुल सही है, एंटीसीडेंट के अनुसार ही उसकी वर्ब होती है, तभी हमारी जो है एडजेक्टिव क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन से संबंध स्थापित होता है, तो हमारा ऑप्शन इज सही है। In a sentence containing both an auxiliary verb and a main verb, the auxiliary verb manifests the tense, person and number of the subject, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से ही हमें टेंस की जानकारी होती है, और नंबर किस नंबर का हमारा सब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, द वर्ब ऑफ ए सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूइंग एक्सप्रेशन दैट फॉलोज ए सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, द वर्ब ऑफ ए सब्जेक्ट रिमेन्स सिंगुलर और प्लूरल रिगार्डलेस ऑफ एनी इन्वर्सिंग एक्सप्रेशन, मतलब क्या होता है, प्लूरल हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन बी। सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया है, वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों को बहुत प्रेम करता है, उसको क्या कहा जाता है, प्लेजरिस्ट, बिब्लियोफाइल, पॉलीग्लॉट या बिब्लियोफोब, इसके लिए बिब्लियोफाइल कहा जाता है, पुस्तक प्रेमी होता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज एन,
क्या है ये? सोनेट है, एलेजी है, एपिक है, ओड है। तो फ्रेंड्स ये ओड है। क्राइस्ट नेटिविटी मिल्टन का वर्क है। ये क्या है? एक ओड है, मॉर्निंग ऑन क्राइस्ट नेटिविटी। Sonnet 87, which of the following best paraphrase the line, the cause of his fair gift in me wanting? कौन सा इसका जो है सेंस निकल रहा है देखेंगे इसमें। सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए। योर प्रेसियसनेस सेट्स यू फ्री फ्रॉम मी, आई डिड नॉट रियलाइज हाउ प्रेसियस यू वर, दिस इज नॉट द गिफ्ट आई आस्क्ड फॉर, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर माई हैविंग दिस गिफ्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? कौन सी पोएम जॉन मिल्टन ने नहीं लिखी है? देखिए इसका जरूर ध्यान रखना, लिखी है नहीं लिखी है, निगेटिव सेंस में पूछ रहा है। ऑन शेक्सपियर, लिसिडास, ओड टू ए नाइटिंगेल, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओड टू ए नाइटिंगेल, यही मिल्टन का वर्क नहीं है। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये कीट्स का है। ओके, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यस, इसमें से पूछा जाता है डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेटिकली कौन सी करेक्ट है, स्पेलिंग देखना है आपके लिए। तो राइट जो ऑप्शन होगा ए होगा, DIPLOMATICALLY। यस, इसलिए स्पेलिंग बोल रहा हूँ आपको, स्पेलिंग बोलकर ही स्पेलिंग याद करनी है, तभी करेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं कर पाएंगे। आप बोलना है छोटे बच्चे की तरह आपको स्पेलिंग। The following sentences have been transformed as per the directions given in their brackets. Choose the correct sentence from the choices given. देखिए आपको ये कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है। आई एडमायर दैट ऑथर ए लॉस्ट, ही इज एन ऑथर एंड आई एडमायर हिम। I admire that author for being an author. That is an author whom I admired a lot. That author is admired by me a lot. तो करेक्ट इसका आंसर है फ्रेंड्स सी हो जाएगा, दैट इज एन ऑथर whom I admire a lot। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए प्रिंसिपल क्लॉज दैट इज एन ऑथर, ये अपने आप में पूर्ण है। whom I admire a lot ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, SC इसे PC कहते हैं। तो ये जो है माना जाता है। ठीक, इतना ही क्वेश्चन थे आज के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।